हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक हैं, जिसमें से हमने प्रथम अंक शुरू कर रखा है, जिसमें शिविर के पीछे के भाग का प्राकृतिक वर्णन है और खड्गधारिणी और ध्रुव स्वामिनी की बातचीत है। खड्गधारिणी ध्रुव स्वामिनी को नमस्कार करके चली जाती है। तब एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियां शिथिल होने लगी हैं। देखिए न, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल में लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? तो ध्रुव स्वामिनी कहती है, चलूँगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर वह दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। उद्यत यानी तैयार। नेपथ्य में कोलाहल, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुव स्वामिनी, है ये उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुव स्वामिनी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, होंगे कहीं यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश होता है और वो कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर और फिर खड्गधारिणी की ओर देखता है। तो प्रतिहारी कहती है, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। तो रामगुप्त झुंझलाकर कहता है, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी को गुस्से से देखता है और कहता है, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। तो प्रतिहारी कहता है, राजाधिराज, शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घेरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है, मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर कहता है, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं, जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। तो प्रतिहारी कहती है, महाराज, सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आहा, किंतु ध्रुव देवी, उसके मन में टीस है, वह कुछ सोचता है। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे। भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगे। खड्गधारिणी से, सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और
मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। फिर खड्गधारिणी और प्रतिहारी का प्रस्थान होता है और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी रामगुप्त से कहता है, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है, ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं शिखर से, है न? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा न? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा, क्योंकि अमात्य जिसकी भुजाओं में बल न हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए ना। शिखर स्वामी एक पत्र उसको देता है और पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना ऐसी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार मेरे प्रतिकूल भी नहीं, मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। तो शिखर स्वामी आश्चर्य से कहता है, तब तो महाराज ने अवश्य ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूँगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त उसकी बात को बीच में काट देता है और कहता है, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। तुम तो जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने से इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृतियां हैं उन सबको हम लोग सहज में ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तो रामगुप्त हंसकर कहता है, तब तुम्हारी बुद्धि कब काम आएगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता नहीं। तो शिखर स्वामी कहता है, कोई नई बात तो नहीं? रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्ती आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज अभी आपको दूत से साक्षात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। तो रामगुप्त कहता है, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य तुम्हारी नीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। तो चलो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मंदाकिनी का प्रवेश होता है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सब है, सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर
कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। कुंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता है। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त। जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहाँ दूर विस्मृति में अपने को छिपा लूं, पर मंदा तुझे विधाता ने क्यों बनाया? वह सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल का पक्ष ग्रहण करना होगा। फिर वह गाती है, यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। यह जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में नाटकों के बीच बीच में गीतों का भी समायोजन किया गया है। यह इनकी एक विशेषता है। मंदाकिनी का प्रस्थान होता है। ध्रुव स्वामिनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश होता है। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चामर लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी एक मंच पर बैठकर अधरों पर अंगुली रखकर कुछ सोचने लगती है और चामधारिणी चामर डुलाती है। ध्रुव स्वामिनी दूसरी परिचारिका यानी सेविका, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहती हैं, कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी। ध्रुव स्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो तो, वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों में जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। वह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए। इस प्रकार परिचारिका और ध्रुव स्वामिनी के बीच में वार्तालाप होती है। रामगुप्त यह पता लगाना चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है अथवा नहीं। इसके लिए वह परिचारिका को ध्रुव स्वामिनी के पास भेजता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का अंक हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।